तो चलिए हम लोग एपी को समझते हैं, एपी को परिभाषित करेंगे। एपी को परिभाषित करने से पहले वो एपी यानी पी शब्द जो है प्रोग्रेशन, जिसको हिंदी में श्रेणी कहते हैं, इसको समझ लीजिए। श्रेणी आपको अगले कक्षा में पढ़ना होगा, है ना, 11th में आप पढ़ेंगे। श्रेणी 3 प्रकार के होते हैं, एपी, जीपी और एचपी। एपी हो गया आपको समांतर श्रेणी, जीपी हो गया गुणोत्तर श्रेणी और एचपी हो गया हरात्मक श्रेणी। इसके बारे में हम लोग अभी चर्चा नहीं करेंगे। इसमें जो हमको क्लास 10th में पढ़ना है एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसके लिए हम लोग देखने वाले हैं आज। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अर्थात समांतर श्रेणी, इसको शॉर्टकट में एपी बोलते हैं। ठीक है, इसको परिभाषित करते हैं। देखिए परिभाषा क्या है, हम आपको एपी समझाते हैं, समझिएगा। एपी वह अनुक्रम है, यानी दी गई संख्याओं में एक निश्चित संख्या, एक संख्या को आप टारगेट करेंगे और जस्ट उससे पीछे वाले संख्या का उसका अंतर देखेंगे। फिर दूसरे संख्या जो है उसको रखेंगे और उससे जस्ट पीछे वाले संख्या का अंतर देखेंगे। फिर तीसरा संख्या जो है उसको रखेंगे, फिर उससे जस्ट पीछे वाले संख्या का अंतर देखेंगे। इस प्रकार से जितना भी संख्या उसमें दिया गया है सभी का अंतर देखना है। अगर सभी का अंतर समान आ गया तो समझिएगा कि वो एपी में है, समान नहीं आया तो एपी में नहीं है। चलिए इसको हम परिभाषित करते हैं, गौर से सुनिएगा। वह अनुक्रम, अनुक्रम मतलब संख्या, टर्म, जिसमें कोई पद, है ना, वह अनुक्रम जिसमें कोई पद उसके पूर्वगामी पद का अंतर समान हो उसे एपी कहते हैं या एपी में कहते हैं। ठीक है, एक बार और सुनिए। वह अनुक्रम जिसमें कोई पद उसके पूर्वगामी पद का अंतर समान हो उसे एपी में या एपी कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम वही बात लिखने वाले हैं। वह अनुक्रम जिसमें कोई पद उसके पूर्वगामी पद का अंतर, अंतर मतलब घटाव, समान हो, समान हो, समान मतलब बराबर, समान हो, उसे एपी कहते हैं या एपी में कहते हैं। दी गई संख्या किसमें कहेंगे, एपी में कहेंगे। जब कोई टर्म एपी में होगा, ठीक है ना, तो एपी के प्रथम पद को, एपी के प्रथम पद को स्मॉल ए तथा सार्वधातुक को सीडी या डी से सूचित करते हैं। यहां तक कोई दिक्कत? सुन लीजिए एक बार। वह अनुक्रम जिसमें कोई पद उसके पूर्वगामी पद का अंतर समान हो उसे एपी कहते हैं। एपी के प्रथम पद को स्मॉल ए तथा सार्वधातुक को सीडी या डी से सूचित करते हैं। ध्यान रखिएगा, आपके किताब में जो है सीडी कॉमन डिफरेंस नहीं लिखकर सिर्फ डिफरेंस लिखा गया, यानी डी से उसको सूचित किया गया है। चलिए इसमें हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको। जैसे मान के चलिए 2, 4, 6, 8, 10 ... पहला जो एग्जाम्पल है वो हम लिए हैं 2, 4, 6, 8, 10 ... क्या ये टर्म एपी में है? बिल्कुल ये टर्म एपी में है, क्योंकि हम क्या लिखे थे, वह अनुक्रम, अनुक्रम का अर्थात यहाँ पर जो भी संख्या है उसको अनुक्रम के रूप में लिखा गया है ना, इसको अनुक्रम कहा गया है। और वह अनुक्रम जिसमें कोई पद, मान के चलिए ये अनुक्रम दिया गया है और इसमें कोई पद, जैसे मान के चलिए 2, तो उसके जस्ट पीछे वाला पद, 2 के पीछे तो कोई पद नहीं है, उसमें आप कुछ नहीं ले सकते, तो 2 को छोड़ना होगा। जैसे मान के चलिए 4 के पीछे क्या है 2, ये दोनों का अंतर देखिए 2 का आएगा।
जैसे मान के चलिए 6 के पीछे क्या है 4, 4 और 6 के बीच कितना का अंतर है 2 का अंतर है। जैसे मान के चलिए 8 और 8 के पीछे क्या है 6, 8 और 6 के बीच कितना का अंतर है 2 का अंतर है। मान के चलिए 10 लिए और 10 के पीछे क्या है 8, 10 और 8 के बीच कितना का अंतर है 2 का अंतर है। तो वह अनुक्रम है ना, अनुक्रम के मतलब क्या है, दी गई संख्या ये जो लिखा गया है, वह अनुक्रम जिसमें कोई पद मान के चलिए पद आप लिए 4, 6, 8 कोई भी पद, उसके पूर्वगामी पद का अंतर घटाव, अंतर मतलब घटाव, समान हो, बराबर हो, उसे एपी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, एपी कहते हैं। कितना आसान है। जैसे मान के चलिए 2 और 4 के बीच 2 का अंतर है, 4 और 6 के बीच 2 का अंतर है, 6 और 8 के बीच 2 का अंतर है, 8 और 10 के बीच 2 का अंतर। ये अंतर कैसे निकला, 4 में से 2 घटाकर, 6 में से 4 घटाकर, 8 में से 6 घटाकर, 10 में से 8 घटाकर, है ना। सबके बीच का अंतर क्या आ रहा है, समान आ रहा है, 2 आ रहा है, समान है ना, बराबर आ रहा है। इसीलिए ये टर्म किस में है, एपी में है। किस में है, एपी में है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं इसमें। जैसे मान के चलिए हम लेते हैं x, 2x, 3x, 4x डॉट डॉट डॉट। क्या ये टर्म एपी में है, तो बिल्कुल ये टर्म एपी में है। आप गौर से देखें तो 2x में से x को घटाएंगे तो वो x बचेगा, 3x में से 2x को घटाएंगे वो x बचेगा, 4x में से 3x को घटाएंगे वो x बचेगा। तो सभी पद, जो भी पद हैं उसके पूर्वगामी पद का अंतर यहाँ पर क्या आ रहा है, समान आ रहा है, यानी कि x प्राप्त हो रहा है ना सभी में से। अतः दिए गए टर्म किस में है, एपी में है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान के चलिए आप ले लेते हैं इसमें x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6 डॉट 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 etc। क्या ये टर्म एपी में है, तो इसको देखते हैं क्या ये टर्म एपी में है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, x प्लस 2 में से x को घटाना होगा तो ये बचेगा सिर्फ 2, x प्लस 4 में से x प्लस 2 घटाएंगे तो बचेगा सिर्फ 2, x प्लस 6 में से x प्लस 4 को घटाएंगे तो बचेगा 2। तो सभी पद के बीच का अंतर हम आपने क्या देखा, बराबर, समान आ रहा है। सभी पद के बीच का अंतर क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। अतः दिया गया टर्म एपी में है। बराबर मतलब क्या, 2 सभी में प्राप्त हुआ। इस वाले पद में देखिए x सभी में प्राप्त हुआ, इस वाले पद में देखिएगा 2 सभी में प्राप्त हुआ। अतः दिए गए टर्म किस में है, एपी में है। तो आपको एक क्वेश्चन रहता है कि निम्नलिखित में जांच करें कि निम्नलिखित में कौन एपी में है या कौन एपी में नहीं है। तो आपको ऐसा ही जांचना होगा, दिए गए टर्म कौन एपी में है कौन एपी में नहीं है। हम एक क्वेश्चन लेकर, एक क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको बतलाते हैं और ऐसा प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। आप इसको ढंग से समझ लें कि कौन एपी में होगा और कौन एपी में नहीं होगा, आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा। ठीक, अब देखिए ये जो प्रश्न हम लिए हैं बच्चों, ये जो प्रश्न आपका लिया गया है ये है आपके 2023 बोर्ड एग्जाम का। 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है ये, 2023 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा हुआ है, ठीक है ना। 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है और 2024 में भी पूछा ही होगा, वो मेरे पास है नहीं, और 2025 में भी कंफर्म में पूछा ही होगा। एक क्वेश्चन रहता है यहाँ से कि निम्नलिखित में कौन एपी में है और कौन एपी में नहीं है, ठीक है। तो इसको थोड़ा गौर से देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन एपी में है, समांतर श्रेणी अर्थात एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी में है, समांतर श्रेणी में आपको जांचना है। तो पहला ऑप्शन जांच करें क्या ये एपी में है, तो आपको कुछ नहीं करना है, जो भी पद है उसके पीछे वाले पद से घटाना है। जैसे 0.44 है, इसको 4 में से घटाएंगे, 0.4 में से घटाएंगे, देखिए घटा करके कितना बचेगा, इसको थोड़ा देख लीजिएगा। 0.44, उसमें से 0.4 को घटाएंगे, 4 में से 4 गया 0, 0, यानी ई आपको बच गया 0.04। ये दोनों का अंतर देखें, 0.44 और 0.44, ये 4.000 यानी 0.004। तो गौर से देखें, यहाँ पर डिफरेंस आया 0.04, यहाँ पे अंतर इसका आ रहा है 0.004, है ना। तो दोनों का अलग अलग अंतर है ना, दोनों के ये पद और ये पद के बीच अलग अलग अंतर हुआ, ये अलग अंतर दे रहा है, ये अलग अंतर दे रहा है।
दोनों के बीच जो है अंतर वो अलग अलग आ रहा है ना, तो आ रहा है इस वजह से ये एपी में नहीं है, हमको एपी में जांचना है। तो पहला ऑप्शन आपका क्या हो गया गलत। अभी ऑप्शन को जांच करिए क्या ये एपी में है। 11 में से 1 जाएगा 10 बचेगा, दोनों के बीच 10 का डिफरेंस। 111 में से 11 चला गया तो आपको बचेगा 111 में से 11 चला गया तो 100, है ना। यहाँ पे 10, यहाँ पे 100, अगला में कितना बचेगा वो तो आगे दिया नहीं है, लेकिन ये 3 को जो दिया हुआ है इसी 3 को के आधार पर हमको चलना है। 3 पद में देख रहे हैं कि 2 पद के बीच 10 का अंतर है, फिर 2 पद के बीच 100 का अंतर आ रहा है, तो सर्वांतर क्या है, अलग अलग है, अतः ये एपी में नहीं है, ये भी नहीं होगा। चलिए इसको जांचते हैं। 2 और 4 के बीच 2 का अंतर, 4 और 8 के बीच 4 का अंतर, 8 और 16 के बीच 8 का अंतर। यहाँ पर देखिए 4 पद दिए गए हैं और चारों पद के बीच अलग अलग अंतर है, अलग अलग सर्वांतर प्राप्त हो रहा है, अतः यह टर्म एपी में नहीं है, क्योंकि इसके अलग अलग सर्वांतर प्राप्त हो गए, यह टर्म एपी में नहीं है। जब 3 टर्म एपी में नहीं है, ये बात जान जाइए, तो चौथा जो होगा वो आपका ऑप्शन सही ही होगा, 99% वो सही ही होगा। 1% के लिए आप जांच कर लीजिए। जांच करने के लिए वही काम करना है, -4 में से 0 को घटाना है, फिर -8 में से -4 को घटाना है, फिर -12 में से -8 को घटाना है। -4 में से -0 चला गया तो -4, -8 +4 तो -4, -12 +8 -4, है ना। तो सबके बीच का अंतर क्या आ रहा है, -4 आ रहा है, अतः यह टर्म किसमें, एपी में। तो ये आपका बिल्कुल ही सही है। आप कहोगे कि सर इसमें टाइम लगता है, तो टाइम देखिए, टाइम तो देना ही होगा। जब आप इसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे तो आपको ढूंढने में समय नहीं लगेगा। अभी हम आपको बता रहे थे इसीलिए इसमें समय लगा, अगर हमको खुद ही मारना होता तो समय नहीं लगाते। बात समझ रहे हैं ना। जब आप किसी भी चीज़ का, जैसे मान के चलिए पहली बार ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं, तो पहली बार आप समझने में थोड़ा सा समय लेंगे, थोड़ा सा लिखने में समय लेंगे, तो समय तो लगेगा ही। लेकिन जब आप क्वेश्चंस का प्रैक्टिस अच्छा खासा कर लेंगे तो आपको जो है इसमें समय नहीं लगेगा, समय नहीं देना होगा। बात समझ रहे हैं। 1 मिनट आपके लिए काफ़ी हो जाएगा और एग्ज़ाम हॉल में आप तुरंत बना भी लेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन तो यहाँ से आप जानिए कि एक क्वेश्चन आपका पक्का है यहाँ से। तो इस तरह के आप क्वेश्चंस का जितना ज़्यादा हो प्रैक्टिस कर ले। निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में और कौन समांतर श्रेणी में नहीं है। समांतर श्रेणी में नहीं होने के लिए वही जांचना था। आपको हो सकता है लिखा रहे निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में नहीं है, तो 3 को ऐसा टर्म होगा जो एपी को दर्शाएगा, एपी में रहेगा, और एक ऐसा टर्म होगा जो एपी में नहीं रहेगा। तो आप ऐसे भी जांच कर सकते हैं, जैसे कि हम लास्ट में इस पे देख लिए कि भाई एपी में है कि नहीं, जांच कर लिए। लेकिन हम क्या बोले, जब 3 गो ऑप्शन आपका सही है, 3 गो ऑप्शन जांच हो चुका है कि भाई ये नहीं है, तो चौथा ऑप्शन होगा जो वो क्लियर है कि भाई वही होगा। तो आप उसे जांचिए, मतलब जांचिएगा तो 100% आपका श्योर है कि वही सही है, और नहीं जांच के बनाते हैं तो 99% श्योर है कि भाई सही है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब देखते हैं निम्नलिखित समांतर श्रेणी में कौन एपी में नहीं है, ये देखना है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन हम लेकर आए हैं, निम्नलिखित में समांतर श्रेणी में नहीं है। निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन, ऐसा रहता, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में नहीं है, ये क्वेश्चन है। यानी ये नीचे कुछ टर्म है 4 गो ऑप्शन में, है ना। इस 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है समांतर श्रेणी को नहीं दर्शाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान है। इससे पहले वाले में हम आपको वही सिखाए थे कि पकड़ना सिखाए थे कि कौन समांतर श्रेणी में हो सकता है। सबसे पहले अगर फर्स्ट ऑप्शन को देखेंगे तो ये देखिए, ये एपी का व्यापक पद होता है, जो हम आपको आगे थ्योरी में पढ़ाएंगे। फिलहाल अभी हम आपको वही सिखा रहे थे कि समांतर श्रेणी किसे समझेंगे किसे नहीं, उसके आधार पर हम क्वेश्चन करवा रहे हैं। तो अगर इसे आप देखेंगे तो हम दूसरा पद घटे पहला पद, दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे, क्योंकि पहला पद जो लेंगे तो इसके पीछे कोई पद ही नहीं है, तो इसको किस में से घटाएंगे, इसीलिए उस पद को छोड़ करके जो भी पद बचता है उसके जस्ट पीछे वाले पद। तो अगर ये पद को टारगेट करते हैं तो इसके जस्ट पीछे वाला पद ये है, a प्लस डी में से a को घटा लेंगे तो कॉमन डिफरेंस d बचेगा। अब a प्लस 2d में से a प्लस डी को घटाएंगे तो कॉमन डिफरेंस बचेगा d, है ना। a प्लस 3d में से a प्लस 2d को घटाएंगे तो कॉमन डिफरेंस बचेगा d। यानी सब के बीच का अंतर क्या आ रहा है, d आ रहा है ना। सब के बीच का अंतर क्या आ रहा है, d आ रहा है। अतः यह टर्म किस में है, एपी में। हमको एपी में नहीं चुनना है, तो ये ऑप्शन आपका क्या है, गलत। √2
रूट 2 तो चलिए रूट 2 है, ठीक है। रूट 8 को आप छोटा करके क्या लिख सकते हैं, 2 रूट 2, है ना। रूट 18 को 3 3 9 दूनी 18, 3 रूट 2, है ना। रूट 32 को आप लिख सकते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 2 दूनी 4, 4 रूट 2, ठीक है। तो 4 को यहाँ पर पद था तो चारों पद को ले लिए। अब देखिए इसका और इसका, देखिए दोनों के पद के बीच का अंतर कितना है, दोनों पद के बीच का अंतर कितना का, रूट 2 का है। फिर 2 रूट 2 और 3 रूट 2 के बीच का अंतर कितना का है, रूट 2 का है। फिर 3 रूट 2 और 4 रूट 2 के बीच का अंतर कितना का है, रूट 2 का है। तो सभी के बीच का अंतर, जो भी पद है उस सब के बीच का अंतर कितना है, रूट 2 है। अतः यह टर्म एपी में है, तो हमको नहीं चुनना है ना, तो ये भी ऑप्शन क्या है, गलत है। आप तीसरा ऑप्शन को गौर कीजिएगा, तो 0.3, 0.33, 0.333, 0.3333 डॉट डॉट डॉट। अब ये टर्म एपी में है या नहीं, इसके लिए हमको कॉमन डिफरेंस वाइज सार्वधांतर देखना होगा, बीच का डिफरेंस। तो 0.33 में से 0.3 को घटा लेंगे तो 0.03, और 0.33 में से 0.333 को घटाएंगे तो ये बचेगा 0.003। फिर 0.3333 में से 0.333 को घटाएंगे तो ये बचेगा 0.0003, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सभी के बीच का जो अंतर है, जो भी पद है इस पद में देखिएगा तो सभी के बीच का अंतर क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। तो जब ये पद जो भी टर्म है उस टर्म के बीच का अंतर यदि अलग अलग प्राप्त हो गया तो वो टर्म एपी में नहीं होगा। हमको समांतर श्रेणी में नहीं वाले को चुनना है ना, तो ये ऑप्शन आपका सी ऑप्शन बिल्कुल ही क्या है, करेक्ट है, सही है। आप चौथा अपना जांच कर लीजिए, चाहे नहीं भी जांच करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका बिल्कुल ही क्या है, सही है। चलिए चौथा को जांच ही कर लेते हैं। दूसरा में से पहला घटाएंगे 1/3 माइनस 1/2, फिर तीसरा में से दूसरा को घटाएंगे 1/6 माइनस 1/3, है ना। दो पदों के बीच का अंतर देखना है तो घटाना ही पड़ेगा, 0 माइनस 1/6। अब देखिए 3 और 2 का लघुत्तम हो गया 6, 3 दूना 6, द्वितीय 6, यानी माइनस 1/6 प्राप्त होगा। ये आपका हो जाएगा माइनस 1/6। इसको भी देखिए गौर से, 6 3 का लघुत्तम 6, 6 1 6 1, है ना। और फिर 3 दूना 6 माइनस 2, 1 में से 2 गया तो माइनस 1/6, ये भी माइनस 1/6। अब आप सोचिए 0 में से माइनस 1/6 घटाएंगे माइनस 1/6, तो सबके बीच का अंतर क्या आ रहा है, माइनस 1/6 का, अतः यह भी एपी में नहीं। तो आपको जो है इसमें 1 नंबर आपका फ्री में है, ये बात जान लीजिए। समांतर श्रेणी के लिए अगर आप समांतर श्रेणी के परिभाषा को ढंग से पकड़ लेते हैं और उसके कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं तो इसमें ये कौन निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में और कौन समांतर श्रेणी में नहीं है, इसमें नंबर उठाना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार और समझ लीजिए समांतर श्रेणी किसे कहते हैं, तो वह अनुक्रम देख रहे हैं ना, ये सब अनुक्रम के रूप में लिखा गया है। वह अनुक्रम जिसमें कोई पद, जैसे मान लीजिए ये पद लिए, चाहे ये पद, ये पहला फर्स्ट पद को छोड़ करके ध्यान रखिएगा, जिसमें कोई पद प्रथम पद को छोड़ करके, जिसमें कोई पद उसके पूर्वगामी पद मतलब पीछे वाले पद, जैसे ये पद लिए इसके जस्ट पीछे वाला पद ये होगा, का अंतर सबका देखना होगा, सभी पदों में का अंतर क्या हो, समान हो, उसे किस में कहते हैं, एपी में कहते हैं या एपी कहते हैं, ठीक है। और जब कोई टर्म बच्चों एपी में होता है तो उसका पहला पद जो होता है, जैसे मान के चलिए ये सब टर्म एपी में था, जैसे हम नीचे वाले ही टर्म में लेते हैं 1/2, 1/3, 1/6, उसके बाद 0 डॉट डॉट करके था। तो जब ये टर्म एपी में है ना, ये टर्म एपी में हो गया तो इसका जो पहला पद होगा, पहला संख्या, पहला पद ये ए को दर्शाएगा, प्रथम पद ए का मान होगा, प्रथम पद ए को सूचित करता है, ठीक है। हम क्या लिखाए थे, एपी के प्रथम पद को ए तथा सार्वंतर को डी या सी डी से सूचित किया जाता है। तो पहला पद हो गया 1/2 और डी बराबर हो जाएगा दूसरा पद घटे पहला पद, 1/3 माइनस 1/2 बराबर माइनस 1/6। यही आंसर ए और डी निकालेंगे तो बात समझे। कभी कभी आपको क्या होगा, एपी दे देगा इस तरह से और उसमें आपको ए और डी निकालने के लिए बोलेगा, तो आप इसी तरीके से निकालेंगे। हम आपको आगे थ्योरी में बताने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसे ही हम आपको जानकारी दे दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे लिखिएगा इसमें एपी का व्यापक रूप, एपी का
व्यापक रूप, इसी को मानक रूप भी कहते हैं। तो व्यापक रूप, मानक रूप, इसी को सामान्य रूप भी बोलते हैं, सामान्य रूप। ये हो जाता है आपको ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d डॉट डॉट डॉट। ठीक है, इस प्रकार से आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो कोई आपसे यदि पूछे एपी का मानक रूप, चाहे एपी का व्यापक रूप, चाहे एपी का सामान्य रूप, तो आप बोलेंगे ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ए प्लस 5d, ए प्लस 6d डॉट 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 etc। चलिए आगे बढ़ते हैं। एपी का सामान्य पद, कॉमा मानक पद, कॉमा व्यापक पद, ये आपको होता है a प्लस n-1 इंटू डी, यानी एपी इस रूप में रहना चाहता है। ठीक, एपी का सामान्य पद, कॉमा मानक पद, कॉमा व्यापक रूप, व्यापक पद क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी। जब कोई टर्म एपी में हो, ठीक है ना, जब कोई टर्म एपी में हो तब, जब कोई टर्म एपी में हो तब एपी का जो पहला पद होगा ए को दर्शाएगा। ये हो जाएगा आपको प्रथम पद, प्रथम पद को a1 या t1 के द्वारा दिखा सकते हैं। और d हो जाएगा दूसरा पद, दूसरा पद घटे पहला पद, या तीसरा पद घटे दूसरा पद, या चौथा पद घटे तीसरा पद। कोई भी फार्मूला आप बोल सकते हैं, मतलब इसमें से सिर्फ याद रखिएगा जो भी पद बोल रहे हैं जस्ट उसके एक पीछे वाले पद को बोलना है। तो d बराबर आप शॉर्टकट में इस प्रकार से बोल सकते हैं a2 माइनस a1, यानी दूसरा पद घटे पहला पद, या t2 माइनस t1। ये फिक्स नहीं है, यह आप जान लीजिए। यदि कोई मान लीजिए आपसे पूछे कि क्या ये फिक्स फार्मूला है, तो ये फिक्स नहीं है। आप किसी भी पद को उठाएंगे तो जस्ट उसके पीछे वाले पद को आपको देखना है। जैसे मान के चलिए t5 बोले तो t5 का पिछला कौन है, t4 है, तो t5 माइनस t4 ये d को दर्शा देगा जब कोई टर्म एपी में होगा तब। ठीक है, तो जितने भी टर्म उसमें रहेंगे उसमें से किसी भी टर्म को लेना है, जस्ट उसके पीछे वाले टर्म का उसका माइनस कर देना है। ठीक है, तो d बराबर हम एक अपने हिसाब से एक फार्मूला यहाँ पे रख सकते हैं, tn माइनस tn माइनस 1। इस प्रकार से जो भी पद है जस्ट उसके पीछे वाले पद। ठीक, इसे आप याद रखें, अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए, इसमें आपको क्या करना है, अभी जो हम आपको थ्योरी समझाए हैं बस उसी थ्योरी के अकॉर्डिंग इसको बनाना है। इसमें एपी में दिया गया ये अनुक्रम है, टर्म दिया गया है, और इस टर्म में आपको ए और डी फाइंड करने निकालना है। ठीक है, एपी ये दिया गया है और इसमें आपको क्या निकालना है, प्रथम पद और सर्वांतर। बहुत आसान है। देखिए, जब कोई टर्म एपी में होता है तो उसका पहला पद किसको इंडिकेट करता है, ए को। तो ए बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा 4, और डी बराबर क्या जानते हैं, जब ये टर्म एपी में ऑलरेडी, जब भी ये शब्द लिख दिया गया ना, एपी लिखा हुआ है ना, समझ जाइएगा, उसको जांचने की आपको आवश्यकता नहीं है, वो टर्म एपी में ऑलरेडी है। या तो एपी इस प्रकार से या सश्रेय करके लिखा रहेगा, सश्रेय, समझे, सश्रेय करके लिखा रहेगा इस प्रकार से, या तो इस प्रकार से या नहीं तो इस प्रकार से। ज्यादातर आपको शॉर्टकट वही एपी इंग्लिश शब्द में ही लिखा रहता है। डी बराबर क्या, आपको क्या करना है, दूसरा पद घटे पहला पद, तीसरा पद घटे दूसरा पद, चौथा पद घटे तीसरा पद, कोई भी दो पद को घटा लेना है। तो 10 में से 4 गया 6, यही आपका क्या है आंसर। और ये 2 नंबर में पूछा जाता है। बताइए इसमें कोई दिक्कत है? चलिए आगे बढ़ते हैं।
चलिए अगला देखते हैं। एपी के पद ज्ञात करने का सूत्र। चलिए इसको देखते हैं। जैसे प्रथम पद को किसके द्वारा नोट करते हैं? याद रखिएगा, प्रथम पद को A1 अथवा T1 इसके द्वारा दर्शाएंगे और ये बराबर होगा A। इतना ध्यान में आप रखिएगा। पहला पद को A से नोट करते हैं और प्रथम पद को इस प्रकार सांकेतिक भाषा में A1 या T1 लिखते हैं। ठीक है। दूसरा पद को क्या लिखेंगे? A2 या T2 और ये आपको होगा A प्लस D, क्योंकि सार्वंतर को जोड़ते जोड़ते हम लोग पद देखते हैं। तो पहला पद अगर A है तो दूसरा क्या होगा? A प्लस D। इसी प्रकार से तीसरा A3 या T3 क्या बनेगा? A प्लस 2D। गौर कीजिएगा यहाँ पे T1 के लिए एक A था, T2 के लिए क्या आया? A प्लस D, एगो D जुट के आया। T3 के लिए A प्लस 2D, यानी 3 से 1 कम कर देना है। फिर T4 या A4, T4 क्या लिख सकते हैं? A प्लस 3D। T5 को क्या लिख सकते हैं बताइए? A प्लस 4D। T6 को क्या लिख सकते हैं? A प्लस 5D। कोई दिक्कत है? बहुत आराम से लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, एक कम करके। T7 को क्या लिख सकते हैं? A प्लस 6D। कहीं पर भी जैसे कि लिखा हुआ एपी का सातवां पद मतलब क्या? A प्लस 6D दिया है। ठीक है। मान के चलिए आपको कहेगा कोई T99 को आप क्या लिख सकते हैं? A प्लस 98D। कितना आसान है, A प्लस 98D, है ना। तो ये है एपी के पद निकालने का सूत्र। अगर आपको एपी में जैसे कि मान के चलिए A और D दिया है और इसके कहेंगे प्रथम 4 पद निकालिए, तो आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल यहीं पे ले लेते हैं। जैसे मान के चलिए आपको एग्जाम्पल दिया गया, A बराबर मान के चलिए 10 और D बराबर भी आपको 10 है और कह रहा है कि एपी के प्रथम 4 पद निकालिए। प्रथम कितने पद? 4 पद। तो आपको इसमें कुछ नहीं करना है। A और D दिया है तो T1 मतलब प्रथम पद किसको सूचित करता है? A को। A बराबर हो गया 10। T2 A प्लस D, तो A प्लस D अर्थात 10 प्लस 10 कितना? 20। T3 यहाँ पे जगह नहीं रहने के कारण नहीं लिखे, वो 10 प्लस 10 आप इंडिकेट करेंगे इसमें। T3 A प्लस 2D, है ना। तो A प्लस 2D मतलब क्या? A का मान 10, 2 गुने D, 10 गुने 20, 20 10 30। T4 A प्लस 3D, ये आपको हो जाएगा 10 और 10 या 30, 30 और 10 40। तो यहाँ पर नीचे में आप लिख देंगे अतः एपी के 4 पद, एपी के प्रथम 4 पद इस प्रकार है। प्रथम 4 पद इस प्रकार है और वो है आपका 10, 20, 30, 40। इसमें कोई दिक्कत है? नोट कीजिए। अब चलिए एपी का एनवां पद हम लोग देखते हैं। एपी का एनवां पद ज्ञात कर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आपको कभी कभी सूत्र ही पूछ देता है। एपी का एनवां पद होगा, ऑप्शन तक दिया रहता है ना। तो 1 मार्क्स का ये फिक्स समझिए, इसको फिक्स, है ना। एक ये और एक योगफल, ये 2 क्वेश्चंस का बहुत जिक्र होता है। कभी आपको ये पूछ दिया जाता है, कभी आपको वो पूछ देगा। तो ये 2 क्वेश्चंस को हम इसमें फिक्स करने वाले हैं। एपी का एनवां पद ज्ञात करना, हम इसमें ज्ञात करना ही सिखा देते हैं। जैसे मान के चलिए T1 को आप लोग क्या लिखते हैं? A। इस A को हम लोग लिख सकते हैं A प्लस 1 माइनस 1 इंटू D, अगर संभव हो तो लिख सकते हैं। बिल्कुल 1 में से 1 जाएगा 0, 0 को D से गुना करेंगे 0 और 0 में A जोड़ेंगे तो फिर ये, ठीक है। T2 को क्या लिख सकते हैं? A प्लस D, और इस A प्लस D को हम लिख सकते हैं A प्लस 2 माइनस 1 इंटू D। आराम से लिख सकते हैं, क्यों नहीं। यहाँ जो है 2 में से 1 घटाएंगे 1 को D से गुना करेंगे D में A जोड़ेंगे तो A प्लस D, ठीक है।
T3 a प्लस 2d, और इसको हम सजा करके लिख सकते हैं a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। ऑब्जर्वेशन कीजिएगा इसमें, T4 a प्लस 3d a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। अब आप गौर से देखेंगे अगले पद के लिए क्या होने वाला है। T3 के लिए जहाँ पर 3 आया, T4 के लिए यहाँ पर 4 आया, T2 के लिए यहाँ पे 2 आया, T1 के लिए यहाँ पे 1 आया। एक चीज कॉमन देखने को मिला, सभी जगह एक है। सभी जगह क्या है? एक है। तो अगर हम Tn के लिए देखेंगे, Tn के लिए तो a प्लस यही ना चेंज होता रहा है। एक यहाँ पर n बराबर 1 था तो 1 रखे, 2 था तो 2 रखे, 3 था तो 3 रखे, 4 था तो 4 रखे। n बराबर ऑलरेडी n है तो यहाँ पर क्या रखेंगे? n माइनस 1 इंटू डी। तो Tn बराबर क्या फार्मूला बन गया? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फार्मूला को आप याद रखिएगा, एपी के लिए बहुत ही फेमस फार्मूला है ये एनवा पद का। एनवा पद बराबर फार्मूला बनता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस एनवा पद को ध्यान रखिएगा, एनवा पद बराबर फार्मूला बनता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और इस एनवा पद को क्या क्या बोला जाता है ना, ये भी ध्यान रखिएगा। इस एनवा पद को ए एन, टी एन, एल सब कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। कोई आपसे अगर ए एन बराबर पूछे तो यही बोलना है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन बराबर पूछे तो यही बोलना है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एल बराबर पूछे तो यही बोलना है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, है ना। जहां ए आपका हो गया प्रथम पद, डी हो गया सार्वधातुक और n हो गया पदों की संख्या और nवां पद तो ये गया Tn है। इसमें कोई दिक्कत है? चलिए इसको नोट कीजिए। इस पर आधारित हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका AP 2,7,12 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। जब ये टर्म एपी में है तो ये बात तो साबित हो गया कि ए बराबर यहाँ से 2 हो गया। डी बराबर दूसरा पद घटे पहला पद, 7 में से 2 घटा लेंगे बचेगा 5। नहीं, 10वां एनवां तो इसको हम T10 भी तो लिख सकते हैं, या A10 या 10वां ऐसे भी लिख सकते हैं हिंदी में। तो आप यहाँ से सूत्र का भी यूज कर सकते हैं डायरेक्टली। आप Tn बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और नहीं तो T10 को हम क्या लिख सकते हैं, हमारे हिसाब से ये बेस्ट रहेगा। T10 को क्या लिख सकते हैं? ए प्लस 9D, ये आपको सिखाया पीछे पद ज्ञात करने वाला नहीं। T10 को लिख सकते हैं ए प्लस 9D, है ना। तो ए का वैल्यू यहाँ पर 2 है, प्लस 9 गुने डी का मान यहाँ पर 5 है। 2 प्लस 9 = 45, 45 में 2 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 47। बहुत ही ये फेमस क्वेश्चन है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लिए हैं जो कि आपके एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है, बोर्ड एग्जाम में। लिखेंगे अतः, नीचे में लिखेंगे अतः एपी का 10वां पद, ये बात लिख देंगे, एपी का 10वां पद 47 होगा। बस हो गया, कुछ नहीं था। कितना आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं।